तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिफेक्ट्स। क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे। ये तुम्हारे लास्ट में आता है, तुम्हारे टॉपिक में सॉलिड्स जो अपन ने डिस्कस किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डिस्कस किया था। उस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जब फॉर्मेशन होता है बच्चों, तो वहां डिफेक्ट्स मींस अगर जो बनना था सॉलिड का वो बन नहीं पाया, ठीक है। जो स्ट्रक्चर करेक्ट स्ट्रक्चर बनना था इसमें से मींस अगर ये एटम, ऐसा सोचो कि सोडियम का एटम का क्रिस्टल एक लैटिस फॉर्म कर रहा हूं। सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मैंने क्या किया, एक सोडियम एटम का एक फॉर्म कर रहा हूं, क्रिस्टल फॉर्म कर रहा हूं, जिसमें सोडियम एटम लिया, अरेंज कर रहा हूं, इससे मेरा एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो गया, ठीक है। ये अपना नॉर्मल क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया। लेकिन अगर तुमने क्या किया, यहां पर सोडियम फॉर्म हो रहा था, लेकिन एक जगह पे, एक पर्टिकुलर स्पेस में जहां पर सोडियम एटम को आना था वो आया नहीं, वो वहां पे आया ही नहीं। फिर सेकंड स्पेस पे आ गया, सोडियम एटम अरेंज है, मींस एक बीच में नहीं आया। या तो सोचो कि जहां नहीं आना था वहां एक सोडियम एटम एक बीच में आ गया, तो क्या हुआ, इससे क्या होगा, जो अपना एक सॉलिड फॉर्म होगा वो डिफेक्टेड सॉलिड फॉर्म होगा बच्चों, वो अरेंज करेक्ट सॉलिड नहीं होगा। तो इसके कारण जो अपन को सॉलिड में जो डिफेक्ट आता है वो डिफेक्ट अपन पढ़ेंगे कि कैसा डिफेक्ट आता है, मींस किस किस टाइप का डिफेक्ट हो सकता है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन मींस जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा था तो डिफेक्ट कुछ आएगा, उसे अपन क्रिस्टलाइन डिफेक्ट में स्टडी करेंगे। क्लियर है सबको? तो होता क्या है, मैं पहले डिफेक्ट टॉपिक क्या है, क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। परफेक्ट सॉलिड नहीं बनेगा, फिर याद है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो अगर तुम्हारे पास डिफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली परफेक्ट सॉलिड नहीं होगा, वो क्या होगा, इम्परफेक्ट सॉलिड होगा। तो मैं क्या लिखा हूं मैंने, डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डिफेक्ट कब क्रिएट होगा, जब क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा था तब डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब हो रहा था, मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बच्चों फॉर्म हो रहा था, तो जब डिफेक्ट क्रिएट होगा उसमें, उसे अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइन डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। क्लियर है? अब मैंने ये देखा कि जो अभी किसी भी टाइप का अपने पास सॉलिड होगा वो अलग अलग टाइप के डिफेक्ट शो करेंगे। मींस अगर मान लो कि एक सॉलिड है जिसमें मैंने बोला क्या कि एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ही डिफेक्ट है। मान लो एक सॉलिड है, सुनना अभी सब लोग ये अभी देखो मत, कुछ ऐसा एक सॉलिड है, सोचो यहां पर ये सॉलिड है, ठीक है। इस सॉलिड में मैंने बोला ए एटम से मिलके बना है, मींस सारे ए एटम जब क्रिस्टलाइज हो रहे थे ए एटम अरेंज था, और इस पॉइंट पे ए एटम आया ही नहीं। मान लिया इस पॉइंट पे ए एटम आया ही नहीं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बच्चों डिफेक्ट आया ना, मींस जहां आना था इस पॉइंट पे आना था लेकिन नहीं आया, एटम्स यहां से मिसिंग है, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिफेक्ट हुआ है इस सॉलिड। और ये जो सॉलिड बनेगा इम्परफेक्ट सॉलिड बनेगा, परफेक्ट सॉलिड नहीं होगा। अब सोचो क्या, एक लाइन में एटम ही नहीं आ पाया, इस लाइन पे ही एटम नहीं है, इस लाइन से एटम, सारे एटम मिसिंग है। तो एक लाइन में अगर मिसिंग एटम है या एक्स्ट्रा लाइन में एटम्स आ जाए, मान लो इस लाइन में एटम आना नहीं था तो आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये लाइन में पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन में अगर डिफेक्ट आ जाए तो उस डिफेक्ट को बोलेंगे लाइन डिफेक्ट, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है अभी तक पॉइंट? तो अपने पास डिफेक्ट जो हो सकते हैं सॉलिड में, किस किस टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पॉइंट डिफेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफेक्ट होगा, लाइन डिफेक्ट एक पर्टिकुलर लाइन पे डिफेक्ट होगा। और सोचो कि एक प्लेन है, ये लाइन तो सिंगल लाइन है ना, इस लाइन में डिफेक्ट आया, एटम्स अरेंज नहीं हो पाए, अच्छे से नहीं आ पाया, वो आया ही नहीं, ऐसा सोचो। अब सोचो कि इस प्लेन में एटम आना था, वो प्लेन में ही एटम नहीं आया, तो उसे क्या बोलोगे, प्लेन डिफेक्ट। तो इस बेसिस पे अपने पास जो डिफेक्ट है, टोटल 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट लिखा है मैंने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स which is known. First defect is point defect बच्चों, second defect is line defect, third defect is plane defect। तो हमारे पास टोटल क्रिस्टल डिफेक्ट जो होते हैं वो लाइन होते हैं, एक प्लेन होता है, एक लाइन होता है, एक प्लेन होता है, और तीसरा पॉइंट डिफेक्ट होता है। इसमें से जो हमारे सिलेबस में है या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट जो है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। अभी तक जो पढ़ा है सबको समझ में आ रहा है? क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, बोलो क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? बच्चों की डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। मींस क्रिस्टल फॉर्मेशन जब हो रहा था तो अपने पास कुछ सॉलिड जो परफेक्ट बनना था वो परफेक्ट नहीं बन पाया, करेक्ट सॉलिड नहीं बना।
करेक्ट सॉलिड क्यों नहीं बना? क्योंकि एटम्स को अरेंज होने थे, इस तरीके से अरेंज हुआ ही नहीं। मान लो एक पॉइंट पे एटम आना था, एक एक्स एटम आना था, वो एक्स एटम आया ही नहीं, तो डिफेक्ट क्रिएट हुआ, तो उसे अपन बोलेंगे क्रिस्टलाइन डिफेक्ट। वो क्रिस्टलाइन डिफेक्ट एक पॉइंट पे हो सकता है बच्चों, तो पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। वो क्रिस्टलाइन डिफेक्ट एक लाइन पे हो सकता है, तो उसे लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। वो डिफेक्ट एक प्लेन में हो सकता है, तो उसे प्लेन डिफेक्ट बोलेंगे। मींस डिफेक्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, जो तुम सोच सकते हो नॉर्मल से डेविएटेड पार्ट, नॉर्मल से डेविएटेड पार्ट मींस जो नॉर्मल होना था वैसा नहीं हुआ, नॉर्मल जैसा सॉलिड फॉर्म होना था वैसा फॉर्म नहीं हुआ। वो अपन देखेंगे ना क्या क्या होता है उसमें। तो अपने को सबसे कुछ समझ में आया क्या? प्लेन, पॉइंट, लाइन, प्लेन डिफेक्ट, तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं। मैंने बोला कि इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है बच्चों वो कौन सा है? पॉइंट। और अपने को ये पॉइंट डिफेक्ट ही डिस्कस करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सबका क्लियर है, डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्मेशन के टाइम पे डिफेक्ट्स क्रिएट होता है। अब ये पॉइंट डिफेक्ट अपन पढ़ते हैं, इसका डेफिनेशन कुछ लिखा हुआ है, इरेगुलरिटीज। ऑब्वियस है ना, यहां पर अगर सोचो कि एटम ए आया, यहां पे आया ही नहीं, अब तुम्हें रेगुलर अरेंजमेंट लग रहा है क्या? सॉलिड का रेगुलर अरेंजमेंट कब बोलोगे? जब यहां पे भी ए आता, तभी ना। तो इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस, लैटिस के अरेंजमेंट में जो इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस होता है एट अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट मींस लैटिस पॉइंट इसे बोलोगे। लैटिस पॉइंट में जो इरेगुलरिटीज आती है उसे अपन बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आया क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस होती है ड्यू टू अरेंजमेंट इन अ लैटिस पॉइंट, अरेंजमेंट क्या हुआ इससे, यहां पर जो अरेंजमेंट होना था वो उस लैटिस पॉइंट पे अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट हो गया, यहां पे आया ही नहीं एटम, तो उसे अपन बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस लैटिस पॉइंट में अगर इरेगुलरिटीज होगी तो क्या बोलोगे? पॉइंट डिफेक्ट। अगर लैटिस लाइन में जो इरेगुलरिटीज होगी तो उसे बोलोगे क्या? लाइन डिफेक्ट। अगर लैटिस के प्लेन में जो इरेगुलरिटीज होगी तो उसे क्या बोलोगे बच्चों? प्लेन डिफेक्ट। तो इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट में जो इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। लैटिस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लैटिस लाइन भी हो सकता है और लैटिस प्लेन भी हो सकता है। तो तीनों के डिफेक्ट की डेफिनेशन तो लिख सकते हो, सबको किसी को कुछ डाउट तो नहीं होगा ना। नेक्स्ट, 3 मेजर टाइप्स। अब पॉइंट डिफेक्ट के भी 3 टाइप हैं जो अपने को डिस्कस करना है। फर्स्ट टाइप है, मैं यहाँ पे टाइप लिखा दूं तो बच्चों क्या क्या होंगे टाइप। फर्स्ट होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उस स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और थर्ड होता है बच्चों इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड टाइप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, थर्ड टाइप क्या बोला? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर है सबको? क्या क्या बोल रहा हूं मैं? स्टार्ट किया था एक क्रिस्टल डिफेक्ट में। क्रिस्टल डिफेक्ट के 3 टाइप थे, कौन कौन से? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। अब अपना स्टार्ट किया पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के भी 3 टाइप हैं, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। अब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक, यानी पॉइंट डिफेक्ट अपने को पूरा स्टडी करना है, डिटेल में स्टडी करना है सारे पॉइंट डिफेक्ट। मींस स्टोइकियोमेट्रिक भी अपन डिस्कस करेंगे, सेकंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी डिस्कशन करेंगे बच्चों, और थर्ड इम्प्योरिटी भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, सबको आ रहा है समझ में? यहां तक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट डिफेक्ट है स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, क्या लिखा है? फिक्स्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कैटायंस अनायंस। नहीं समझ में आया क्या सर ने लिखा? फिक्स्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ अनायंस क्या होता है ये नहीं पता चल रहा है। चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड। यहां पर बच्चों स्टोइकियोमेट्री अनचेंज रहता है, मींस सेम रहता है। अगर डिफेक्ट से पहले जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ना सॉलिड का, वो उनका स्टोइकियोमेट्री सेम रहेगा। मींस ऐसा सोचो, अपने पास ए एटम था, 6 एटम था। मान लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड में ए एटम 6 था और बी एटम 6 था। ठीक है, तो और मैंने क्या किया? एक एटम ए हट गया और एक एटम बी हट गया। मान लिया कि एक एटम हट गया ए, एक एटम हट गया बी।
चलो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा A6 सॉरी और B6, इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या बोलोगे 6/6। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो, 6/6। अब तुमने क्या किया, ए एटम और बी एटम एक हट गया तो A5 B5 हो गया। मींस डिफेक्ट हुआ कैसे, एक एटम ए आया नहीं, मान लो एक एटम भी आया नहीं तो बन गया A5 B5। अब बताओ रेशियो क्या है 5/5, एटम्स का रेशियो तो क्या होगा 5/5। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो इससे रेशियो तो यहां भी 1 है बच्चों, यहां भी 1 है, तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो और नंबर ऑफ कैटायंस का रेशियो। मान लो कि 10 कैटायंस थे 10 अनायंस थे, ठीक है ना स्टार्टिंग में, और फिर 10 कैटायंस 10 अनायंस, नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस का रेशियो 10/10 है। फिर दूसरी में अगर जाएगा तो 9/9 हो जाएगा, मान लो एक कैटायंस चला गया एक अनायंस चला गया तो 9/9 हो गया, तो भी स्टोइकियोमेट्री क्या हो गया 1 ही रहा ना बच्चों। 9/9 = 1, 10/10 = 1। इसका मतलब क्या है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ अनायंस, इनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है, दिस इज स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये है, बेसिकली ये मतलब है। तुम लोगों ने 11th में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा स्टोइकियोमेट्री, तो मुझे लग रहा है कि वो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अपन सॉल्यूशन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पर मोल कॉन्सेप्ट के कुछ टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे, वहां स्टोइकियोमेट्री समझ में आएगा। लेकिन यहां पर तुम्हें क्या समझना है, यहां अलग पार्ट है। यहां पे क्या बात कर रहे हैं अपन कि यहां जो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो होता है, नंबर ऑफ कैटायंस का रेशियो, नंबर ऑफ अनायंस का रेशियो, ये क्या होता है सेम रहता है। किसमें, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में। तो तुम दूसरा डिफेक्ट का डेफिनेशन खुद से बना सकते हो कि इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री इज चेंज, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा नॉन स्टोइकियोमेट्री में, और स्टोइकियोमेट्री में स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड, मींस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटायंस और अनायंस रिमेन सेम। अब यही लिखा है, सेम का मतलब क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो मिलेगा नंबर ऑफ एटम्स का और नंबर ऑफ कैटायंस का और नंबर ऑफ अनायंस का। क्लियर है, क्लियर है सबको? बताओ, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। यहां पर अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में मैंने बोला नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो ले लो, नंबर ऑफ कैटायंस का रेशियो ले लो, नंबर ऑफ अनायंस का रेशियो ले लो। मान लो कोई आयनिक सॉलिड होगा तो उसमें कैटायंस अनायंस होंगे, तो उनका रेशियो जो होगा फिक्स्ड रेशियो होगा, मींस सेम रेशियो होगा। ठीक है, फिक्स्ड रहेगा इन स्टोइकियोमेट्री, लेकिन डिफरेंट होगा, रेशियो डिफरेंट होगा। किसमें, नॉन स्टोइकियोमेट्री में रेशियो डिफरेंट होगा, वो अपन जब डिस्कस करेंगे आगे, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिस्कस करेंगे आगे। अब फिर से क्या आ गया बच्चों, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट की भी टाइप्स आ गए। देखो कितने सारे अलग अलग टाइप्स बन रहे हैं। पहले तो थे क्रिस्टल डिफेक्ट 3 टाइप के, फिर पॉइंट आए, पॉइंट के 3 टाइप में, और इसमें एक टाइप जो है स्टोइकियोमेट्री उसके 4 टाइप है। ठीक है, और जो 4 टाइप है बच्चों, वो टाइप में ही तुम्हारे सब कुछ आंसर आ जाएंगे। तुम्हारा टाइप का नाम है, 2 का टाइप का नेम में तो पता चल जाएगा। फर्स्ट टाइप है बच्चों वेकेंसी डिफेक्ट। फर्स्ट टाइप क्या है, वेकेंसी। सेकंड इंटरस्टिशियल, थर्ड स्कॉटकी, फोर्थ फ्रैंकल। मेरे साथ एक बार पढ़ो जो मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट डिफेक्ट इज वेकेंसी डिफेक्ट। वेकेंसी नाम से कुछ समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। वेकेंसी, वेकेंसी का मतलब क्या होता है, खाली जगह, खाली जगह, खाली होगा कुछ, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, जब अपन बायो में वर्ड यूज करते हैं 2 सेल के बीच का स्पेस जो होता है वो इंटरस्टिशियल होता है। तो यहाँ पे 2 एटम का बीच का स्पेस, यानी ये वॉइड से रिलेटेड है। याद है वॉइड कुछ बताया था मैंने, एम्प्टी स्पेस जो होता है, एटम्स के बाद में जो खाली जगह रहता है वो क्या, एटम्स ऑक्युपाई कर लिया तो जो खाली जगह रहता है वो क्या है, वॉइड्स। तो वही वॉइड से इंटरस्टिशियल साइड। तो इंटरस्टिशियल कुछ अपने को मीनिंग पता चल पा रहा है, और स्कॉटकी और फ्रैंकल तो साइंटिस्ट के नेम है, तो वो डिस्कस करेंगे अपन। तो 4 टाइप की डिफेक्ट है, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, स्कॉटकी, फ्रैंकल। क्लियर है, मैंने लिखा है यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फाइनल फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर है सबको? बताओ। ओके, अब अपन डिस्कस करते आगे। देखो वैकेंसी डिफेक्ट, फर्स्ट डिफेक्ट अपना पढ़ रहा है वैकेंसी। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और अपने लिए तुम्हारे 12th एग्जाम के लिए अगर सोचो तो 12th में और नीट में एमसीक्यू स्कॉटकी और फ्रैंकल से पहले भी आया है, और एग्जाम में तुम्हारे 12th में स्कॉटकी और फ्रैंकल के बीच का डिफरेंस पूछते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो अपन देख लेंगे आगे चल करके, लेकिन पहले वैकेंसी डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है। तो मान लो ए एटम, यही तो है वैकेंसी डिफेक्ट भाई। इसमें क्या हुआ, एक एटम मिसिंग है। अब पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, मींस क्रिस्टल का जब फॉर्मेशन हो रहा था
a particle is missing from its regular site, जो रेगुलर साइट था वहां पे पार्टिकल मिसिंग है, तो उस क्रिस्टल लैटिस में पार्टिकल्स मिसिंग होंगे, तो इससे जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उस डिफेक्ट को बोलेंगे अपन वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है सबको? ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट समझ में आया? मिसिंग। अब देखो यहाँ पे अपन डिफेक्ट लिख लिया, यहाँ पे ये जो क्रिएट हुआ है वैकेंसी, इसे वैकेंसी बोलेंगे। ठीक है, अब बताओ एटम का कुछ तो मास होता होगा बच्चों ना, मास तो होता होगा, तो ये एटम का मास, अगर एटम तो है नहीं, ए एटम मान लिया, ए एटम से क्रिस्टल फॉर्म हो रहा था, तो ये ए एटम तो है नहीं, तो ए एटम मिसिंग है, तो इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मास होगा वो कम हो जाएगा ना, खुद से सोचो, तो मास डिक्रीजेस। बट इसका देखो वॉल्यूम पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा ही वॉल्यूम पहले भी है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और तुम जानते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। तो याद रखना अभी से एक कॉन्सेप्ट, वैकेंसी डिफेक्ट में बच्चों मास डिक्रीज होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है। मेरे साथ सब लोग बोलो, वैकेंसी डिफेक्ट में मास डिक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब ये क्यों बोलोगे क्या? याद रखोगे क्या? मतलब याद करने वाला कुछ पॉइंट लगता है तुम्हें? खुद सोचो। अरे यार वैकेंसी का मतलब क्या? वैकेंसी क्रिएट हुआ, एक एटम मिसिंग है, एटम चला गया तो मास तो कम होगा ही ना। अपना एक तुम्हारे दिमाग में मतलब खुद अपने आप सोच लोगे ना, ऐसे याद करने की क्या जरूरत है इसमें? समझ में आ रहा है ना? तो इसे रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पर सारे डिफेक्ट जो है ना लॉजिकल है, तुम लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पर कि हाँ भाई मास तो कम होगा, और वॉल्यूम तो मुझे देखने से लग रहा है कि सेम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी तो कम होगा ही। क्लियर है सबको? वैकेंसी डिफेक्ट। अब अपन सेकंड डिफेक्ट पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, और ये जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आया है, when some particles of a crystalline solid occupy interstitial site in crystal, like देखो मान लो बच्चों कि ये एक सॉलिड है जिसमें ए एटम्स फॉर्म हुआ है, ए एटम से फॉर्म हुआ है, मान लिया, सब लोग मान लो ये ए एटम से फॉर्म हुआ है बच्चों। ठीक है, अब तुम कोई पूछेगा मेरे से कि सर ये इंटरस्टिशियल साइट कहाँ है? यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट क्या है? अरे भाई ये जो बीच में जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आ गया एक एक्स्ट्रा एटम ए आ गया, एक एक्स्ट्रा एटम ए आ गया। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है? व्हेन सम पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई पार्टिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऑक्युपाई कर ले, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर ले, तो ये जो खाली जगह दिख रहा है ना सब कुछ एटम्स के बाद, ये सब क्या है? इंटरस्टिशियल साइट है, इंटरस्टिशियल साइट है। क्लियर? अब तुम्हारा दिमाग खुद से काम करेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। मास क्या होगा जल्दी बताओ, इसमें मास क्या होगा? इंक्रीजेस, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो यहां पर ये पता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का ये केस 1 है, इसमें 2 केस आते हैं। तो केस 1 में मास क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बट वॉल्यूम क्या हो रहा है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम मैक्सिमम केस में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, केस 1 है। केस 2 भी अपन साथ में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे ये 4 टाइप्स को मैं रब कर रहा हूं। देखो केस 2 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या हुआ बच्चों? समझना तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा यहां पर क्या हुआ। बोलो इस डिफेक्ट को क्या बोलोगे, खुद बताना। अभी तक जो मैंने बनाया डायग्राम, इससे क्या लग रहा है तुम्हें? ये कैसा डिफेक्ट लग रहा है सब बताओ। अरे ये तो वैकेंसी डिफेक्ट है, क्योंकि जब क्रिस्टलाइजेशन हो गया था तो एक एटम मिसिंग है, लेकिन अभी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था तो एक एटम मिसिंग था, तो वैकेंसी डिफेक्ट है। अभी जो था मिसिंग नहीं है भाई, इसको जिस साइड पे आना था वो वहां पे नहीं आया और इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया। समझ में आ रहा है क्या? उस ए को इस पॉइंट पे आना था लेकिन वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया। तो बताओ ये केस 2 है। और केस 2 में सब लोग बिल्कुल सोच के बताओ कि यहां मास क्या होगा, मास क्या होगा, सब लोग बताओ, दिमाग लगाओ। मास इंक्रीज, डिक्रीज, सेम? मास सेम ना? समझ में आया क्या? मास क्यों सेम है? तो यहां मास कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, और वॉल्यूम तो ऑब्वियसली कांस्टेंट, सारे चीज सेम रहेंगे। अरे क्या हुआ, इस ए एटम को यहां पे रहता तो मास जितना होना था, अब वो यहां से यहां आ गया तो मास कुछ दिक्कत तो नहीं है, इसका सॉलिड का तो मास उतना ही होगा और मास सेम है तो डेंसिटी सेम है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ए एटम आ गया
तो यहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हुआ कि अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाए इंटरस्टिशियल साइड में तो ये केस 1 बनेगा, लेकिन जिस साइड पे था वो उस साइड से हटके अपने रेगुलर साइड से हटके इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए तो उसे बोलेंगे अपन, उसे क्या बोलेंगे, ये केस 2 बनेगा। लेकिन दोनों डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर ही आएगा, क्योंकि यहां पर क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होता है क्या, पार्टिकल्स जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाई कर लेता है, चाहे बाहर से आए चाहे वो अपने रेगुलर साइड से ऑक्युपाई करे वो दो कंडीशन इंटरस्टिशियल साइड पे ही रखेंगे। क्लियर है? अभी तक सबको वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में क्लियर आ गया, हो गया। अब अपने को क्या देखना है कि अभी तक ये जो वैकेंसी डिफेक्ट बच्चों पढ़ रहे थे और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ रहे थे, इन दोनों डिफेक्ट में बच्चों क्या हो रहा है, सारे अपन जो ए एटम्स लिए हैं नॉर्मल एक एटम है, सोडियम एटम है, सोडियम इसका एक क्रिस्टल बना रहा है, ठीक है। यहाँ कोई आयंस की बात नहीं करे। फर्स्ट पॉइंट जो तुम देख लो, खुद देखो, दिमाग लगाओ कि यहाँ पे कोई आयंस लिखा है क्या, पॉजिटिव आयन जैसे Na+ आयन, Cl- आयन, आयंस की बात नहीं की, तो आयंस की बात अब आगे करेंगे। तो इसीलिए इस डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट को अपन कभी कभी बोलते हैं नॉन आयोनिक डिफेक्ट। क्या है? वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल क्या है, इंटरस्टिशियल इज नॉन आयोनिक। ये दोनों नॉन आयोनिक डिफेक्ट है क्योंकि इसमें आयंस पार्टिसिपेट नहीं करता, आयंस से नहीं बना है, सिंपल एक नॉर्मल एटम, सोडियम एटम अरेंज होकर के जो डिफेक्ट क्रिएट हुआ उसे नॉन आयोनिक डिफेक्ट के अंदर ही रखेंगे। कुछ भी डाउट है सब लोग लिख लो, यहाँ पर बुक पढ़ना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। ये दो डिफेक्ट देखिए बच्चों, ठीक है। अभी अपना क्या टॉपिक चल रहा है, इस वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट डिस्कस कर चुके थे हम लोग। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, साथ में मैंने डिफरेंस भी लिखा है, तुम एग्जाम में इतना डिफरेंस तो बता ही सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज अपन स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को, पहले एक टॉपिक कॉमन क्या है, यहाँ पर एक पार्ट कॉमन क्या है, ये दोनों आयोनिक डिफेक्ट है बच्चों, आयोनिक डिफेक्ट है, इंपॉर्टेंट रखना क्योंकि यहाँ पे आयंस की बात करेंगे अपन। उससे पहले जो था वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल क्या था, नॉन आयोनिक डिफेक्ट है, ठीक है। अब अपन क्या लिखते हैं, आयोनिक डिफेक्ट का मतलब एक आयोनिक सॉलिड होगा जिसमें कैटायंस होंगे और अनायंस होंगे, ठीक है। अब कैटायंस और अनायंस में क्या लिखा है यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशन। मींस एक क्रिस्टल है जिसमें Na+, Cl-, Na+, ऐसा अरेंज था। तो सोचो एक रेगुलर पोजीशन पे जहां पे होना था Na+ और Cl- को, वो वहां से मिसिंग है। तो जस्ट लाइक मिस होगा तो वहां पे क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगा। तो जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट हुआ, बट वो वैकेंसी डिफेक्ट जो था वो अपना नॉन आयोनिक डिफेक्ट था, मींस आयंस वहां पे नहीं थे। ये आयोनिक डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट है। क्लियर है? स्कॉटकी डिफेक्ट कुछ नहीं है बच्चों, बस वैकेंसी डिफेक्ट है, लेकिन आयंस का वैकेंसी डिफेक्ट है। क्लियर है सबको? तो यहां पर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। अगर तुमने सोचा कि 4 पॉजिटिव, मान लो क्या एक सॉलिड लिया जिसमें पॉजिटिव कैटायन अनायन, पॉजिटिव कैटायन अनायन, पॉजिटिव कैटायन अनायन, ऐसा रेंज है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा सोचो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो कितने कैटायंस हैं। कैटायंस अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटायंस है, और अनायंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैटायंस है, 9 अनायंस है, ठीक है। देख लो, गिन लो सब लोग, 9 कैटायंस 9 अनायंस है। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हटा दिया, कहीं का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हटा दिया, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया। इसे ही क्या बोलेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब कितने पॉजिटिव हो गए, 8 पॉजिटिव हो गए, 8 नेगेटिव हो गए, तो अभी भी ये चार्ज, फाइनल चार्ज 0 है, यहाँ भी 0 है। इसीलिए बच्चों क्या होता है, कभी भी याद है तुम्हें, स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज, 9/9 1, 8/8 1, यानी स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये चेंज नहीं भी होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा कंपाउंड तभी एग्जिस्ट करेगा। डिफेक्टेड सॉलिड तो है बट एग्जिस्ट तो करना चाहिए, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन मिस हुआ है। क्लियर है सबको? तो यहां पर मैंने ट्राई किया बताने का, देखो जब यहाँ पे Cl- होना था, Cl- नहीं है तो इससे अनायन वैकेंसी क्रिएट हुआ। यहाँ पे Na+ होना था, Na+ नहीं आया तो कैटायन वैकेंसी क्रिएट हुआ, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कि Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, यहाँ Na+ होना था तो कैटायन वैकेंसी है। तो फर्स्ट ध्यान में रखोगे, जब भी कैटायन अनायन इक्वल नंबर में मिस है तो स्कॉटकी डिफेक्ट होगा, 100% श्योर है। कैटायंस और अनायंस अगर इक्वली नंबर ऑफ मिसिंग है
तो अपने रेगुलर साइड से इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और अनाइन मिसिंग है तो क्या होगा बच्चों? हाँ तो देखो, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और इक्वल नंबर ऑफ अनाइंस अगर रेगुलर साइड से मिसिंग है तो कौन सा डिफेक्ट होगा? 100% स्कॉटकी डिफेक्ट। और खुद सोचो कि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस इक्वल नंबर ऑफ अनाइंस अगर मिस हुआ, वैकेंसी क्रिएट हुई, तो मास तो उस सॉलिड की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि Na+ भी गया, Cl- नहीं है उस साइड पे, तो मास तो कम हो जाएगा, साथ में वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, प्लस डेंसिटी कम हो जाएगी। याद करो वैकेंसी जैसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है अपना, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लेते पहले। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आयंस बच्चों डिक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगा और मास डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। डेंसिटी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्वेश्चन आया, इन स्कॉटकी डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। रॉन्ग होगा या करेक्ट होगा? रॉन्ग होगा, डेंसिटी तो डिक्रीज होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस पॉजिटिव जितना गया उतना ही नेगेटिव गया, जितना पॉजिटिव गया उतना ही नेगेटिव गया, तो न्यूट्रलिटी तो प्रिजर्व रहेगी। तो ये था। अब तुम्हें कुछ कंडीशन, यहाँ पे कुछ याद रखने वाला पॉइंट है कि जब भी स्कॉटकी डिफेक्ट, कौन से आयनिक कंपाउंड में स्कॉटकी डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसा कंडीशन क्या है कि फाउंड इन दैट आयनिक कंपाउंड व्हिच हैव हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनका आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। अब तुम बोलोगे सर आयनिक कैरेक्टर क्या होता है? ये केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो तुम देखना वीडियो में ना कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कुछ वीडियो बताया मैंने, वहां पे आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो किसी को आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर का वीडियो देखना है, पता करना है क्या होता है, तो वो देखो, वीडियो तुम्हें समझेगा, ठीक है? अब मैंने क्या लिखा है? ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा हो तो वो सॉलिड स्कॉटकी डिफेक्ट शो करता है। क्लियर है? और उनमें अगर कैटाइन और अनाइन का साइज डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है? मींस Na+ और Cl- की साइज डिफरेंस बहुत ही कम होता है, इसलिए NaCl जो होता है या KCl जो होता है वो अपना कौन सा डिफेक्ट करता है बच्चों? कौन सा डिफेक्ट करता है? NaCl, AgBr, KCl स्कॉटकी डिफेक्ट। एग्जांपल भी याद रखने होंगे। तो तीन कंडीशन है। पहले क्या बोला? हाई डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम शुड बी हाई, और क्या बोला? स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटाइन एंड अनाइन। ये तीन कंडीशन बस तुम्हें याद रखना होगा। इसके अलावा मैं बोल रहा हूं वैकेंसी जैसा ही पॉइंट है, बस इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और अनाइंस मिसिंग है। क्लियर है? आयनिक सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होगा स्कॉटकी डिफेक्ट, आयनिक सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होगा फ्रैंकल डिफेक्ट भी। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है? ये जस्ट लाइक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। यहां पे कैटाइंस और अनाइंस क्या होंगे? अपने रेगुलर साइड से हट जाएंगे और इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएंगे। तो यहां क्या बोल रहा हूं मैं? देखो पहले क्वेश्चन, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन एन आयन मींस कैटाइन और अनाइन of an ionic compound is missing from its regular lattice and occupies interstitial site, रेगुलर लैटिस पॉइंट से मिस हो जाएंगे और कहां पे आ जाएंगे? मींस सोचो कि अगर यहां Na+ फिर से आया, ये वाला Cl- Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक है? लेकिन ये अपने रेगुलर साइड से Na+ आ गया, यहां से यहां आ गया मान लो, तो इस डिफेक्ट को बोलोगे फ्रैंकल डिफेक्ट। रेगुलर साइड से मिस हो जाएंगे और इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाएंगे। बच्चों याद रखना सब लोग बाहर से नहीं आएंगे आयंस, वो अपने जो साइड है वहां से इंटरस्टिशियल साइड पे जाएंगे। तो इसी की वजह से क्या रहेगा? अपना डेंसिटी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा ना। यहाँ पे कुछ मास चेंज हुआ क्या? ये आयंस यहां से यहां आ गया, तो मास तो चेंज नहीं हुआ, तो मास कांस्टेंट रहता है प्लस डेंसिटी भी कांस्टेंट रहता है। ऑब्वियस है, इसमें कुछ आयंस एक्स्ट्रा आयंस ऐड हुए क्या? नहीं। कोई आयंस रिमूव किया क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गया? प्रिजर्व है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व। क्लियर है? एग्जांपल्स AgCl, ZnS, AgBr, AgI, CaF2। अब ध्यान रखो यहाँ पे AgBr एक ऐसा आयोनिक सॉलिड है जो कि स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस बच्चों आ जाता है कि AgBr जो है वो फ्रैंकल और स्कॉटकी दोनों का आंसर होगा। इसके अलावा जो इसमें लिखा है वो सब क्या है? फ्रैंकल है। तो जनरली मैं क्या बोलूं पता है तुम कैसे याद रख सकते हो कि S ब्लॉक एलिमेंट का जो हैलाइड होगा ना वो सब स्कॉटकी करेगा, और D ब्लॉक एलिमेंट का बच्चों जो हैलाइड होगा वो मोस्टली फ्रैंकल करेगा। इसके अलावा जैसे ZnS, Ag ये सब तो है D ब्लॉक, CaF2 S ब्लॉक का है, तो एक एक्सेप्शन आ गया, एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। लेकिन D ब्लॉक के हैलाइड फ्रैंकल, S ब्लॉक के हैलाइड स्कॉटकी, S ब्लॉक स्कॉटकी, S फॉर स्कॉटकी, S ब्लॉक एलिमेंट की हैलाइड।
यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाई फ्रैंकल। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। फ्रैंकल डिफेक्ट कंडीशन क्या है? जस्ट उसका उल्टा। वहां पे स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड अनायन था, यहाँ पे लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन होना चाहिए। साथ में आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी लो। वहां आयंस का एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर या अनायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी हाई। यहाँ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक सॉलिड करेंगे स्कॉट की, यहाँ लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक सॉलिड क्या करेंगे? फ्रैंकल। क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। डायग्राम तुम्हारे पास एग्जाम में आए तो सब कुछ तुम डिफरेंस वाइज सब कुछ बता सकते हो ना। पहले उन दोनों का डेफिनेशन, फिर उनका कंडीशन, फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस, फिर उनके एग्जांपल्स, चार डिफरेंस, फिर फाइनल डायग्राम। इंपॉर्टेंट है सबको। कभी भी बोल रहा हो स्कॉट की और फ्रैंकल समझाना हो डायग्राम से समझाओ, ठीक है? कुछ डाउट है बोलो। कुछ भी डाउट है तुम देखना। कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी में या और भी जितने भी बुक हैं स्टेट पब्लिकेशन वाले बुक में किसी को कुछ नहीं आया होगा। यहाँ पे एक बातें क्या हुई, यहाँ NaCl तो नहीं लिखना चाहिए, AgCl होना चाहिए। ये Ag+ वाला है क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट अपन समझा रहे हैं। साथ में जो कैटायंस होते हैं ना बच्चों, वो छोटा होता है तो कभी कभी क्या लिखते हैं, ये छोटा पॉजिटिव लिखते हैं और अनाइंस को लार्ज रखते हैं। अनाइंस जो होता है वो लार्जर साइज का होता है तो ऐसा लिखते हैं, छोटा बड़ा। तो बुक में कभी कभी वो रहता है तो तुम्हें उससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कैटायंस ऑलवेज स्मॉलर होता है साइज का। ये मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन किया। इसलिए तो कैटायंस वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, एम्प्टी स्पेस में जाता है, छोटे स्पेस में। क्लियर है सबको? बोलो किसी को कुछ डाउट है? प्लीज देखो अभी कुछ इंस्ट्रक्शन तुम्हें दे रहा हूं कि ट्राई करो जो वीडियो देख। इतना मैं ये लाइट को वगैरह को यहाँ पे जो था ना फैन था उसे ऑफ करके पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ तुम्हें ताकि आवाज नहीं आए। फैन नहीं चलता है तो इसलिए पसीने आ रहे हैं, ठीक है? बहुत गर्मी है। तुम प्लीज वीडियो देखो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इस वीडियो देख नहीं रहे हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देख नहीं रहे, बस टाइम पास कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास अगर टाइम है तो स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखो। मैं तुम्हें बोल नहीं रहा हूँ, स्टार्ट करो फर्स्ट लेक्चर से। जिसने स्टार्ट नहीं किया वो स्टार्ट करो। एक दिन में 2-3 वीडियो देख करके कंप्लीट करो, फिर उसका थियरी पढ़ो, फिर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फाइनल तुम क्या करोगे? देन फाइनल तुम्हारा जितने भी क्वेश्चंस है ना तुम्हारे पास एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लो। और अगर डाउट आता है तो वो पूछो। एमसीक्यू तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा टाइम है जिससे तुम पूरे डिटेल में 12th का जितना तुम्हारा पार्ट है वो कवर कर सकते हो। तुम नीट का पार्ट कवर कर सकते हो। कोई जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो भी पार्ट कवर कर सकते हो। किसी भी बच्चों को इसमें कुछ डाउट आए ना, सॉलिड स्टेट जितना पढ़ाया है जेईई मेन या जेईई एडवांस तक की क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो। कोई सा भी क्वेश्चन अगर तुमसे तुम्हारे सॉल्व नहीं हुए हो तो बताना। लास्ट मैंने जितना पढ़ाया है तुम पूछोगे तो मैं बोलूंगा ये मैंने वीडियो में पढ़ा है, ये पार्ट मैंने वीडियो में पढ़ा है। तो 10 लेक्चर्स हो गए हैं। 10 लेक्चर्स के वीडियो सब लोगों ने देखा है अभी तक? तो बोलो सबने देखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा है तो नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो ना। नोट्स प्रिपेयर कर लो, जितना पढ़ाया है वो नोट्स प्रिपेयर करो। एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं पढ़ते हो स्टेट वाली बुक पढ़ते हो स्टेट बुक वाला तो वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही। स्टार्ट तो तभी तो पता चलेगा कि मैं तुम्हें सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ। तो पता तो चले कि सर जो पढ़ा रहे हैं अपने मन से कुछ पढ़ा रहे हैं क्या, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो भी तो सोचो। तो मैं बोल रहा हूँ जितना भी, इसलिए मैं होमवर्क तुम लोगों को कुछ नहीं दे रहा हूँ। तुम बोलोगे सर कुछ होमवर्क वगैरह मिलता नहीं। अभी जो इसके बाद जो एक डिफेक्ट का और पार्ट बाकी है, तो जब अपन कंप्लीट डिफेक्ट क्लियर कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो हमारा पूरा सॉलिड स्टेट कवर हो जाएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल डिस्कशन करना। तो एक लेक्चर में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल डिस्कशन करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए होंगे वो डिस्कशन कराऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। तो तुम्हारे पास अभी कुछ टाइम ही है, अच्छे से कंप्लीट कर लो चैप्टर्स को। जब भी स्टार्ट से डिस्कस करो, स्टार्ट से पूरा पढ़ना स्टार्ट करो, फिर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे सॉल्व करो। ये इस पार्ट में ऐसे न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते नहीं है सॉलिड स्टेट में, लेकिन तुम्हें डिस्कस जितना भी ये डिटेल में सब कुछ सॉलिड स्टेट पढ़ लो, ठीक है? 3D इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, बच्चों को बाद में समझ में नहीं आता है, मैं बोल रहा हूँ। फिर बाद में तुम रट्टा मारोगे। रट्टा मारने वाला पार्ट यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। यहाँ पे जो बताया तुम देखो ना, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल है टॉपिक, ठीक है? समझ में आया सबको? समझ में आया? अगर नहीं आया तो डाउट भेज देना, मैं तुम्हें सारे क्लियर कर दूंगा। लेकिन प्लीज वीडियो देखो अच्छे से, सारे फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक का स्टार्ट करो वीडियो। आज से देखना स्टार्ट करोगे तो भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 दिन में कंप्लीट करो, फिर वीडियो जल्दी। क्योंकि देखो 2 दिन में या 3 दिन में अगर तुम क्लास में पढ़ते ना, तो मैं क्लास में तुम्हें लेक्चर में तुम्हें 3 लेक्चर में कंप्लीट करवा देता पूरा सॉलिड स्टेट। अभी तुम्हारे पास 10 घंटे हो गए, 10 लेक्चर 45 मिनट्स के हैं, 10 घंटे को तो 3 दिन में तो कंप्लीट कर लो। 3 घंटे का वीडियो देखो, फिर एक साथ नोट्स बुक पढ़ लो और तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।